पीरियडिक टेबल हम लोग आज शुरू करेंगे। आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल। दूसरा चैप्टर है आपके सिलेबस का पीरियडिक प्रॉपर्टी। पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक प्रॉपर्टी। देखा जाए तत्वों की खोज के बाद जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो उनके अध्ययन में, उनकी स्टडी में असुविधा को देखते हुए लोगों के दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करें कि गुणों में प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखने वाले, समानता रखने वाले जो तत्व हैं उनकी पहचान किया जाए और उनका अलग अलग समूह बनाया जाए। तो गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की पहचान करना, उनका अलग अलग समूह में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स की पहचान करना, उनको अलग अलग समूह में रखना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहलाता है। लेकिन वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से प्रयास शुरू हुए तत्वों को वर्गीकृत करने का, इस पर दो चार लोगों का नाम है। वैसे तो बहुत प्रारंभ से ही लोग इस पे अपना विचार और कार्य देना शुरू कर दिए, लेकिन पूरा इतिहास देखना उचित नहीं है। और बस कुछ दो चार जो महत्वपूर्ण नाम है, वैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो एक नाम थोड़ा और पहले वाला आ गया था, लेकिन जो है वो रेयर है, शायद परीक्षाओं में पूछा ही न जाए। गाइड वाइड किताब में दिए रहते हैं कुछ अतिरिक्त नाम, तो एक दो नाम वैसे सामने आते रहेंगे तो हम लोग देख लेंगे। बाकी शुरुआत जहाँ से है मुख्य वहाँ से, और जब अंतिम वर्गीकरण जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तो उसको हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। इधर लिखे जाता है, इस किनारे ज्यादा लिखे। देखा जाए गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की पहचान करना, उनको अलग करना और अलग अलग समूह बनाना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो देखा जाए पहला पॉइंट, गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की पहचान उन्हें अलग करना तथा विभिन्न समूहों में, अलग अलग समूहों में रखना, अलग अलग समूहों में रखना। समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। अब वर्गीकरण का लक्ष्य क्या है? हम वर्गीकरण क्यों करना चाहते हैं? क्लासिफिकेशन का एम क्या है? तो तत्वों के वर्गीकरण से इनका अध्ययन कम समय में सरलता से किया जा सकता है। तो इनके वर्गीकरण का एकमात्र उद्देश्य है कम समय में सरलता से इनके गुणों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना। जैसे एक एलिमेंट इधर है, एक इधर है, एक इस वर्ग में है, एक अगले वर्ग में है। हम जैसे प्रतिशत अंक आपके कितने हैं टेस्ट ले लें, ये कितना परसेंट नंबर पाए, इधर वाले कितना, 3 विभाजन कर दें, 40% तक वाले अलग कर दें, उसके बाद 40 से 60% वालों को अलग कर दें, 60 से 80% वालों को अलग कर दें ना, 3 समूह में
तो हम कहेंगे वर्ग नंबर 1 में कौन है, तो ये वर्ग 1 में है, इनका मतलब इनके सबसे कम है, इनके साथ ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद ये बीच वाले हैं, उसके बाद वो सबसे अच्छे वाले हैं, उनको बहुत अब ध्यान नहीं देना है, उनकी तैयारी पूरी है। तो हम बस जान लें कि आप किस वर्ग में हो, तो हमें समझ में आ गया कि आप कम पढ़े हो, ज़्यादा पढ़े हो, पढ़ाई अभी आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। ये सब चीज़ें हम आराम से सरलता से जान जाते हैं। तो वर्गीकरण का उद्देश्य कुछ यही है कि गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की पहचान करना, जिससे जो है हम इनका अध्ययन कम समय में सरलता से कर सकें। तो अगला पॉइंट, वर्गीकरण का उद्देश्य। वर्गीकरण का उद्देश्य, वर्गीकरण का उद्देश्य, कम समय में इसका एम क्या है, कम समय में सरलता से तत्वों के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है ना। वर्गीकरण की दिशा में प्रथम जो महत्वपूर्ण प्रयास था वो डोब्राइनर द्वारा किया गया था 1817 से 1829 की, ठीक है ना। उसके पहले भी ढेर सारे वर्क हैं लोगों के, लेकिन उतने महत्व के नहीं है, तो इन्हीं से हम लोग शुरू करते हैं। वर्गीकरण की दिशा में प्रथम प्रयास, वर्गीकरण की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, डोब्राइनर द्वारा। 1817 से 1829 डोब्राइनर द्वारा किया गया। डोब्राइनर द्वारा किया गया। इनका प्रयास क्या था, इन्होंने त्रिक का नियम और कहा कि गुणों में समानता रखने वाले तीन तत्वों के समूह में जो बीच वाला तत्व है, बीच वाला, उसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का ठीक औसत होता है, ठीक है ना। इनके द्वारा प्रस्तुत लॉ ऑफ ट्राइएड, त्रिक के नियम, इनके द्वारा प्रस्तुत त्रिक के नियम लॉ ऑफ ट्राइएड के अनुसार, लॉ ऑफ ट्राइएड के अनुसार गुणों में समानता रखने वाले तत्वों के चाहे तत्वों या उनके यौगिक, ध्यान देंगे, गुणों में समानता रखने वाले तत्वों अथवा उनके यौगिकों, गुणों में समानता रखने वाले तत्वों, गुणों में समानता रखने वाले तत्वों
गुणों में समानता रखने वाले तत्वों या उनके यौगिकों के तीन के समूह में तीन का समूह मतलब ट्राइएड में बीच वाले तत्व या यौगिक का अनुभार का भार कह ले वो अनुभार या परमाणु भार। परमाणु है तो परमाणु भार, यौगिक है तो अनुभार। अन्य दो तत्वों के भारों का क्या होता है? औसत होता है। ठीक है, एवरेज। देखिए जैसे अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लें और इनके परमाणु भार देखें, एग्जाम्पल के तौर पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले, इसका परमाणु भार 7 होता है, इसका 39 होता है। और इसका देखा जाए इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा? 39 + 7/2 कर लें तो ये 26। ये किसने का होता है? ना। तो दोनों का लगभग हम देख रहे हैं कि दोनों का औसत ही है। अगला एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का लें। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 और इसका जो है 126 होता है, 27। और इन दोनों का औसत लेंगे तो 127 + 35.5/2 तो ये आ जाएगा 57, 60 और 65, 162 आ गया। तो उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 81। ठीक है ना? इसका ठीक है, हो गया। ठीक है, 81 इसका होता है। इसी तरह से आप यौगिक देखिए, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम के ऑक्साइड, CaO, SrO, BaO, इनके ऑक्साइड देखा जाए तो कैल्शियम का ऑक्साइड इसका जो है 56 होता है। ठीक है ना? कैल्शियम का जो है 40 और इसका 16, 56। बेरियम ऑक्साइड का देखेंगे, इसका जो है 153 होता है, 153। और इन दोनों का औसत ले लेंगे तो स्ट्रांसियम का 104 आ जाता है, 104। इसी प्रकार से नियान, कॉपर, जिंक ले लें। नियान का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इसका 75 है और इसका 79 है, जहां तक मुझे दिख रहा है 79 है। और इसका औसत ले लेंगे तो आ जाएगा 79.5। ठीक ना? 75 और फिर नीचे क्या होगा?
8 8 16 160 159 आएगा ना, 159। तो कितना आएगा जोड़ने पर? 9 5 14 और 7 से 159 होना चाहिए। इसके हिसाब से 2 पंजे 10 और 9 दूनी 18 19 7 दूनी 14 15 159 होना चाहिए। तो इसका मतलब यही, इसी कितने की गड़बड़ी है? 5 की ना। तो ये क्या होना चाहिए? 84, ठीक है ना लगभग। तो ये जो है इस तरह से जो है इनके भार, इन दोनों के भार का औसत ये, इनके भार का औसत ये, इन दोनों के भार का औसत ये, इनके भार का औसत ये, ठीक है। चले अगला देखते हैं। जो सेकंड प्रयास था वो इंग्लिश केमिस्ट जॉन A.R. न्यूलैंड का था 1864 में। द्वितीय प्रयास जो है वो वर्गीकरण की दिशा में द्वितीय महत्वपूर्ण प्रयास, वर्गीकरण की दिशा में द्वितीय प्रयास, ये जो है इंग्लिश केमिस्ट जॉन A.R. न्यूलैंड का है। इंग्लिश केमिस्ट जॉन A.R. न्यूलैंड, A.R. न्यूलैंड 1864 का है। इन्होंने, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, ठीक है। ऑक्टेव, ऑक्टेट नहीं, अष्टक नहीं, अष्टम। ढेर जगह ऑक्टेव को ऑक्टेट और अष्टम को अष्टक लिखा मिलता है। 8वां, ठीक है, 8 नहीं 8वां लॉ ऑफ, बेटा दे, इनके द्वारा प्रतिपादित लॉ ऑफ ऑक्टेव या ऑक्टेट दोनों मिलते हैं। तो दोनों हम लोग शब्द लिख लेंगे। कहीं से अगर इसकी जगह वो है या उसकी जगह वो, क्योंकि बुक्स में मिलते हैं, यद्य बहुत उचित नहीं है उसको कहना, लेकिन मिलते हैं। तो इनके, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेट भी लिखा आपको मिलता है, के अनुसार इनका क्या कहना है? यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वां स्वर क्रमशः आने वाला प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार से संगीत के सुरों में हर 8वां स्वर यानी 8वां टोन पहले स्वर से, ठीक है। तो तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। तो प्रत्येक 8वां तत्व, 8वां तत्व पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार
प्रकार गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। करता है। जिस प्रकार म्यूजिकल स्केल पर, संगीत के पैमाने पर प्रत्येक 8वां स्वर पहले स्वर से समानता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक 8वां स्वर पहले स्वर से समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए हम उस समय जो है अक्रिय गैसें नहीं थी, इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी मेंडलीव तक। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, हीलियम को छोड़ दिया जाए बल्कि सीधे लिथियम से ही चलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्या लिख दिया है? ये कई वर्ग के सब लिख दिया। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर जो है सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, इस तरह से आगे हम यहाँ से नंबरिंग करें तो एक कहीं से भी नंबरिंग करेंगे 8वां की बात है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 8वां ना, इस यहाँ से गिनेंगे तो 8वां ये होगा, यहाँ से गिनेंगे तो 8वां ये होगा, यहाँ से गिनेंगे तो 8वां ये होगा। ठीक है ना, ये देखिएगा। तो ये किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा? इसके साथ। ये किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा? गुणों में इसके साथ। ये किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा? इसके साथ ना। तो इस तरह से जो है हर जहां से नंबरिंग करेंगे वहां से 8 गुणों में समानता। अच्छा, सल्फर, एल्यूमिनियम के बाद जो है कार्बन का सिलिकॉन आ जाएगा, फिर सल्फर आ जाएगा, फिर फास्फोरस आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा। फास्फोरस पहले आएगा ना, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है ना, फास्फोरस नाइट्रोजन वाले फैमिली में है और ये ऑक्सीजन वाले, फिर हेलोजन। इनर्ट गैसें नहीं थी, इसलिए इनर्ट गैसों को यहाँ जगह नहीं दिया गया। अब अगला नाम लोथर मेयर का है। लोथर मेयर ने 1868 से 69 के बीच, यद्यपि प्रकाशित हुआ था 1895 में, लगभग 5-6 साल बाद, इन्होंने विभिन्न तत्वों के परमाणु आयतन, उनके एटॉमिक वॉल्यूम और उनके परमाणु भार के बीच ग्राफ खींचा, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच, और यह पाया कि ग्राफ में गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की स्थिति ग्राफ में एक समान है। ठीक है, लेकिन ग्राफ आगे हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर बस लिखाएंगे, पढ़ाएंगे आगे उसको हमें भी डिटेल में पढ़ना है। देखा जाए नेक्स्ट जो है लोथर मेयर। एटीन 68, 69 प्रकाशित
ये 1895 लोथर मेयर ने विभिन्न तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन तथा परमाणु भार तथा परमाणु भार के बीच ग्राफ खींचा तथा यह पाया कि क्या पाया तथा यह पाया कि गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की स्थिति ग्राफ में एक समान थी। ठीक है, गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की स्थिति ग्राफ में एक समान। कोई दिक्कत? अब अगला जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर प्रथम सफल वर्गीकरण मेंडलीव द्वारा ठीक उसी वर्ष प्रस्तुत किया गया जिस वर्ष महात्मा गांधी पैदा हुए थे। दोनों का वर्ष एक ही है, इसलिए इसको जरूर लिखाते हैं। तो ये जो है पहला सफल वर्ग, इसके पहले के सभी असफल थे, लेकिन जो सफल वर्गीकरण यद्यपि बहुत सफल नहीं रहा, कुछ कुछ कमियां रही, उसको सुधारा गया, दूर किया गया, उनको दूर करके अगला सफल और विस्तृत टेबल अवतरित हुआ। लेकिन फिर भी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर आधारित प्रथम सफल वर्गीकरण मेंडलीव का ही है, उसी को माना जाता है। तो अगला है मेंडलीव का नाम आता है डी.आई. मेंडलीव। अगला नाम डी.आई. मेंडलीव। डी.आई. मेंडलीव तत्वों इनका वर्ष जो है आगे दिखाई देंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पे, रासायनिक गुणों के आधार पर प्रथम सफल वर्गीकरण मेंडलीव द्वारा उस वर्ष प्रस्तुत किया गया जिस वर्ष महात्मा गांधी का अवतरण हुआ था। का अवतरण 1869 हुआ था।
ठीक ना। तो ये हमको हमेशा याद रहता है, इसी वजह से, बाकी किसी का सर्वन नहीं याद रहता। तो अगर दुनिया के दो महान हस्तियों का जन्म, एक आवर्त सारणी का और एक महात्मा गांधी का, जो विश्वव्यापी है कि नहीं। वही आवर्त सारणी भी विश्वव्यापी है और महात्मा गांधी भी विश्वव्यापी है। इनका जो वर्गीकरण था, समय की क्या स्थिति है? 20 देखा जाए, हम लोग देर से शुरू किए थे, मुझे लगा कहीं बहुत ज्यादा नहीं हो गया, 8 तो नहीं बज गया। देखा जाए नेक्स्ट जो है, यह वर्गीकरण जो है मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह क्लासिफिकेशन मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड था, जिनके अनुसार एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन का मतलब कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी पुनरावृत्ति को हम पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन या आवर्तिता कहते हैं। तो अगला पॉइंट, यह वर्गीकरण मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत आवर्त नियम पर आधारित था। यह वर्गीकरण भावना को, और यह आज जब से आई है पढ़ने तब से इन्हीं को स्पेशली हमने कहा रखा है काटो। ये वो मच्छर वाली कॉयल आ रही है सबसे, और आज तक इनकी कॉयल नहीं आ पाया। इनके पापा बेचारे का पैसा सारा मम्मी के पास रहता है। मम्मी इनको जो है 200 रुपये 100 रुपये नहीं दे रही हैं कि बिटिया हमारी कॉयल लगा ले और मच्छर के बिना पड़े ना। बच्चे परेशान ना हो, बात तो सही, लेकिन हम कितने बच्चों को लगाएंगे? आपकी मम्मी को एक बिटिया को नहीं, कहाँ हम लगाएंगे? हम बच्चों में भेद नहीं करते। सुबह यहाँ पढ़ाते हैं, सुबह 2 बजे रहता है, फिर दोपहर में मेरे पास 5000 बच्चे हैं, फिर इधर बच्चे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा थोड़ी कि हमें क्यों? सभी कहते हैं ये सबको, लेकिन हम किसी को नहीं लगाते। जो ना कहे क्या उसको खाना न मिले, उसको कपड़े न मिले, ये तो अपने से देखना है कि एक बच्चा जिद करता है, एक नहीं करता, तो उसको भी मिलना चाहिए ना। ठीक है ना। आप अपने मम्मी से 500 रुपए नहीं मांग पा रहे हो, दुनिया की कहानी गणित हमको समझाई है। जितना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा उससे ज्यादा यही तुम हमको पढ़ा डाले कि आप लगा दीजिए ना। एक 500 का नोट मेरे मम्मी से मेरे अकाउंट में भिजवा दो। देखो अगले दिन भना भर अलग अलग फ्लेवर के यहाँ कॉयल जलवा देते। नहीं तो करो चितकटे मच्छर काट रहे, किसी को नहीं काटते, हमने मना कर रखा है। नहीं, किसी को नहीं काटता, हमने मना किया है। तुम्हारे लिए केवल अलाउ किया है किसी को काटना, हमने रोक दिया है कि केवल एक लड़की को काटना, भावना को किसी को ना काटना। ठीक ना। मंगा लो 500 रुपए, अकाउंट नंबर मेरा तो नंबर मोबाइल नंबर याद है। अच्छा दे देना बेटा हमारा मोबाइल नंबर, 500 रुपए मांग लेना, फिर देखो कैसे कॉइल लगवाते हैं। ये दारू पी के अगले दिन आते हैं, देखना। यह वर्गीकरण मेंडलीव के मच्छर खुदे भाग जाएंगे द्वारा प्रस्तुत आवर्त नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार यानी कि आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए या रखा जाए तब नियमित अंतराल के बाद
अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक ना? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन ठीक है। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव के समय 63 तत्वों का ज्ञान था, लेकिन 63 संख्या पर एक रूपता नहीं है। किसी में 62, किसी में 64, किताब में एक दो संख्या कम ज्यादा 65 इस तरह से मिलती है। तो 63 का हम लोग नंबर नोट करेंगे। मेंडेलीव के समय 63 तत्वों का ज्ञान था। अक्रिय गैसें उस समय ज्ञान नहीं थी। तो अगला पॉइंट, मेंडेलीव के समय 63 तत्व ज्ञान थे। अक्रिय गैसों का ज्ञान या अक्रिय गैसें ज्ञान नहीं। अक्रिय गैसें जो है वो अज्ञान थी। मेंडेलीव के समय मेंडेलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। अक्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था। अक्रिय गैसें अज्ञान, ठीक है ना? ये इनका पता नहीं। लॉर्ड रैले, रैमजे और ट्रेवर्स नामक वैज्ञानिकों ने इन गैसों की खोज 1894 से 98 के बीच में किया था। लॉर्ड रैले, रैमजे, रैमजे और ट्रेवर्स द्वारा अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैसों की पहचान तथा उन्हें अलग किया गया। और ये था इनका वर्ष जो है 1894 से 1898 के बीच।
इन लोगों ने अक्रिय गैसों की खोज की। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में यानी 70 में मान लें, 1870 में आई थी, तो 24-25 साल बाद ये गैसें खोजी गई। अब मेंडलीफ जो है उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 10 ऊर्ध्व श्रेणियों में विभाजित किया। सॉरी 10 क्षैतिज श्रेणियों, हॉरिजॉन्टल की 10 क्षैतिज श्रेणियों में विभाजित किया, जिन्हें बाद में समूहित करके 7 आवर्त बनाए गए और 8 ऊर्ध्व कॉलम थे जिन्हें वर्ग कहा गया। तो अगला पॉइंट मिटा दें। हो गया टाइम, चलिए चैप्टर इसी पे रोकते हैं। अब मंडे की क्लास में टेबल पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।